नमस्कार दोस्तों। अभी आप ये जो पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को पिछले कई सालों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, लिंग में तनाव की समस्या है, ठीक से इरेक्शन डेवलप नहीं हो पाता है, जब भी सेक्स करने के लिए जाते हैं तो इरेक्शन गिर जाता है, पावर पूरी तरह खत्म हो जाता है लिंग में। तो इस पेशेंट ने कई जगहों से ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं पड़ा हुआ है और आज 6 महीना इनका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है और 6 महीने में इनका प्रॉब्लम पूरी तरह हमने ठीक कर दिया, ऑलमोस्ट ठीक हो गया इनका प्रॉब्लम। कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन किया हूं, कौन सा एंगल से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन किया हूं, ये आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो होम्योपैथिक लवर्स है या जो नॉर्मल जो व्यूअर्स है, जो इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं भी है, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा एंगल से हम लोग मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं होम्योपैथी में, और होम्योपैथी में केस टेकिंग का महत्व क्या होता है, ये भी आज आप लोग को पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कोई एक मेडिसिन का नाम बता दीजिए। और इस तरह का मैं मैसेज का रिप्लाई करता नहीं हूँ, तो फिर उनका वहाँ से मैसेज आता है, अरे कैसे डॉक्टर हो, एक मेडिसिन का नाम आप बोल नहीं पाते हो, कैसे आप रोगी को ठीक करोगे। तो क्यों हम लोग इस तरह का मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, ये आप लोग को जानना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। आप एक लाइन लिख दोगे तो उसको पढ़ के मैं मेडिसिन, मेरा दिमाग में आ सकता है कोई मेडिसिन का नाम मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेडिसिन कितना काम करेगा, नहीं करेगा, एग्रावेशन करेगा, साइड इफेक्ट करेगा, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप मुझे बोलोगे मुझे सर स्किन डिजीज है, कोई एक मेडिसिन का नाम बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा सल्फर ले लीजिए। मुझे आप बोलोगे हेयर फॉल हो रहा है, कोई एक मेडिसिन का नाम बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा विस्पेडल ले लीजिए। मुझे आप बोलोगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कोई एक मेडिसिन का नाम बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा आपको एग्नेस कास्टर सब ले लीजिए। लेकिन वो मेडिसिन कितना काम करेगा, काम करेगा भी या नहीं, ये तभी जान पाएंगे जब हम आपका केस टेकिंग करेंगे, जब थॉरोली आपका डिजीज का रूट कॉज क्या है, जब हम ये जानेंगे तब हम बोल पाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर मेडिसिन बिल्कुल काम करेगा या ये मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, तब हम बोल पाएंगे। तो रोगी का प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है उस पे जाना पड़ेगा, जड़ पे जाके पता करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम असल में है क्या, मानसिक है, शारीरिक है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इसको जानने के बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट का शादी हो चुका था, लेकिन ये अपना वाइफ से एस्केप कर रहा था, अपने आप को बच रहा था, ये भाग रहा था ताकि उसको सेक्स ना करना पड़े, और इनका मन का अंदर सेक्स के प्रति विचार, इच्छा बिल्कुल खत्म सा हो चुका था, कोई इच्छा इनका अंदर नहीं बचा था, इस तरह कंडीशन डेवलप हो चुका था। लेकिन मानसिक तौर पे कोई इंडिफरेंस पैदा नहीं हुआ था, जैसे कि हम लोग एसिड फॉस का पेशेंट के अंदर देखते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हर चीज बुरा लगता है दुनिया में, अब उनको रहने का मन ही नहीं करता, लगता है कि शायद मौत आ जाए तो अच्छा रहेगा, ये एसिड फॉस में पाया जाता है। लेकिन इस तरह का नेगेटिविटी इस पेशेंट का अंदर नहीं आया था, ये ऑप्टिमिस्टिक था कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसका अंदर ये भरोसा, ये पॉजिटिविटी इस पेशेंट का मन में था। जब हम लोग पेशेंट का कोई केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट का जो प्रेजेंट कंप्लेंट है वो लेते हैं, पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री क्या है, पास्ट कंप्लेंट क्या कुछ रहा है, हम लोग वो लेते हैं। कोई कॉन्कमिटेंट्स है कि नहीं, कॉन्कमिटेंट्स का मतलब पेशेंट का जो रियल प्रॉब्लम है उसके साथ साथ पैरेलली और कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। कोई पिकुलियर सिम्टम है कि नहीं, यानी कोई ऐसा सिम्टम जो कि सबसे पिकुलियर, सबसे हट के अलग है, ऐसा कोई पिकुलियर सिम्टम है कि नहीं। इसके अलावा कोई एलिमेंट आफ्टर है कि नहीं, एलिमेंट आफ्टर मतलब क्या, कोई घटना पेशेंट का लाइफ में घटा था उसके बाद से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ऐसा कोई हिस्ट्री है कि नहीं। मोडालिटीज और एक फैक्टर है, हालांकि मोडालिटीज जो है ये एक्यूट केस के अंदर ज़्यादा हम लोग देखते हैं, क्रॉनिक केस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा पेशेंट का जो फैमिली है उसका हिस्ट्री क्या है, उन लोगों में क्या डिजीज रहा है, उन लोगों में कौन सा डिजीज के कारण से वहां पे मौत हुआ है, या कोई किसको क्या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग ये जानने का प्रयास करता है। तो इस केस के अंदर अगर बात करें तो पेशेंट को, जैसे मैंने पूछा कि आपका अंदर क्या पास्ट हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम था आपको, तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब हाँ मुझे सोरियासिस की प्रॉब्लम था, उसके लिए हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया हुआ है और वो ठीक भी हो गया है, उससे मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, इसको आप मुझे ठीक कर दीजिए। पेशेंट को तो पता नहीं है कि मैं कौन सा एंगल से क्या प्रिस्क्रिप्शन करने वाला हूँ, पेशेंट को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या क्या सिम्टम चाहिए। तो जैसे ही मुझे पेशेंट ने बताया कि उसको सोरियासिस था
और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से सप्रेशन हुआ है, दबा हुआ है। तो मैं समझ गया कि एक कारण हो सकता है कि इस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होने के पीछे ये एक सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज के तहत ये एक कारण बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैंने अक्सर बहुत बार बताया हुआ है, अक्सर मैं बोलता हूं कि स्किन डिजीज अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के तहत ठीक किया जाए तो वो सप्रेशन हो जाती है, दब जाती है, और बाद में वो आपका अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम आपका सिस्टम में, आपका बॉडी में उत्पन्न कर देता है, जो कि आपको पता तक नहीं चलता है। मैंने अक्सर बहुत बार बताया हुआ है आप लोगों को। तो सिमिलरली जैसे ही मैंने सुना कि इस पेशेंट का अंदर भी सोरियासिस इनको हुआ था और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, एलोपैथिक ऑइंटमेंट से उसको ठीक किया गया, तो मैं समझ गया कि दिस इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, ये है जड़, और उसको मुझे पकड़ना है। अब सोरियासिस सुनते ही बहुत सारे होम्योपैथ तुरंत प्रेस्क्रिप्शन कर देंगे सल्फर। नहीं, ये गलत है। सोरियासिस भी बहुत तरह की, अलग अलग तरह की होती है। सोरियासिस सुनने से ही आप सल्फर आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज मतलब नॉट सल्फर, ऑलवेज सल्फर नहीं होता है। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर मैंने पूछने का प्रयास किया कि उस समय आपको क्या प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मुझे रात को खुजली होती थी, और जब मैं वहाँ पे खारिश करता था, जब मैं वहाँ पे इचिंग करता था, तो मुझे वहाँ से चिपचिपा सा पानी निकलता था, और वो बिल्कुल स्टिकी था, जैसे स्वीट जैसे होता है, हम लोग पकड़ते हैं जिस तरह का स्टिकी होता है, उस तरह सा स्टिकीनेस उसका अंदर था। यानी जो वहाँ पे पानी निकलता उसमें स्टिकीनेस था। तो ये एक सिम्टम है ग्राफाइटिस की। ग्राफाइटिस का सिम्टम ये होता है कि उसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत स्टिकी होता है, जैसा लगता है कि गम हम लोग पकड़े हुए हैं, इस तरह का स्टिकी होता है उसका डिस्चार्ज। तो जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चलेगा कि वहाँ पे उस समय जो डिस्चार्ज हो रहा था वो स्टिकी था, तो मेरा दिमाग में आ गया ग्राफाइटिस। अब मैं ग्राफाइटिस का सवाल करना उनको स्टार्ट कर दिया कि ग्राफाइटिस का और कोई सिम्टम मैच हो रहा है कि नहीं, मैं ये देखने के लिए मैं ग्राफाइटिस का उनका जो क्वेश्चन है उनको करना स्टार्ट कर दिया। ग्राफाइटिस का क्या क्या प्रॉब्लम होता है? ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने पूछा पेशेंट को कि आपको कॉन्स्टिपेशन है? तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब बिल्कुल मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्टूल बिल्कुल निकलता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है, 3 दिन 4 दिन छोड़ छोड़ के एक बार मैं स्टूल पास आउट करने के लिए जाता हूँ और इच्छा भी नहीं होता है। थर्ड सिम्टम मैंने जानने का प्रयास किया कि आपको स्वीट खाने की क्रेविंग है या नहीं है, और मीट खाने की क्रेविंग है या नहीं है, क्योंकि ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है इसको स्वीट और मीट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मीट तो भले चलो फिर भी मान लो मीट खा भी लेगा, लेकिन स्वीट इसको बहुत ज़्यादा पसंद बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने पूछा कि आपको स्वीट खाने की क्रेविंग है? तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब मुझे स्वीट खाने की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं है, ना मिले तो अच्छा है। इसके अलावा पेशेंट को हॉट ड्रिंक्स पीने से प्रॉब्लम होता है। हॉट ड्रिंक, चाय वगैरह पीने से पेशेंट का पेट जो है उसमें दर्द होता है, गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, ये और एक सिम्टम है। और पेशेंट जो है कपड़ा जो इनको पहनना है वो थोड़ा सा लूज कपड़ा पहनना पेशेंट पसंद करते हैं। और ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड होते हैं, और जो रंग होता है, जो कम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फेयर नहीं होता है, थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन में होता है, थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा गेरुआ रंग जो होता है वो उस तरह का रंग ग्राफाइटिस का पेशेंट का अंदर होता है। और जो स्किन होता है, ग्राफाइटिस का जो पेशेंट का स्किन होता है थोड़ा सा मोटा होता है। ऐसा नहीं कि कलकरिया काप का जो पेशेंट होता है बिल्कुल थुलथुला होता है, एक तरह से कलकरिया काप का जो बॉडी होता है थुलथुला बॉडी होता है, लेकिन ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है ये भी मोटे होते हैं, लेकिन उनका जो चर्बी होता है या जो उनका जो वहाँ पे फ्लैश होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है, सख्त होता है। तो मैंने पेशेंट को कहा कि आप एक काम करिए, आप वीडियो कॉल करिए, मुझे आपको देखना है। तो पेशेंट ने तुरंत मुझे वीडियो कॉल किया, तो मैंने पेशेंट को देखा, मैं देख के समझ गया कि हाँ ये बिल्कुल ग्राफाइटिस है। इसके अलावा पेशेंट ने मुझे स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था कि इनको सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होता है, ये सेक्स से भागते हैं, ये अपना वाइफ से भाग रहा है वो कई दिनों से, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बताया है ये। तो ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है इसको सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने कल ही क्लास में पढ़ाया हुआ है, जो लोग मेरा क्लास फॉलो करते हैं, जो डॉक्टर्स जो मेरा क्लास फॉलो करते हैं, मैंने क्लास में बताया हुआ है कि ग्राफाइटिस का जो पेशेंट है वो सेक्स से भागते रहता है, उसको सेक्स बिल्कुल उसको मन में अच्छा लगता है, लेकिन वो सेक्स का अंदर उसका अंदर इच्छा जो है वो जागरूक होता ही नहीं है। ये इनका अंदर मेन प्रॉब्लम होता है। और एक सिम्टम, पिकुलियर सिम्टम है ग्राफाइटिस का, वो ये है ग्राफाइटिस का पेशेंट जो है ना हमेशा चेहरे पर ऐसा ऐसा करता रहता है, हमेशा ऐसा ऐसा करता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका चेहरे पे कुछ चल रहा है या यहाँ पे कोई बाल अटका हुआ है, उसको ऐसा लगता है। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि क्या आप चेहरे को हमेशा इस तरह से आप करते हैं? तो
तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब जी मैं ये करता हूँ, मुझे अक्सर लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फंसा हुआ है। तो यही सब सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट का फिजिकल स्ट्रक्चर है, पेशेंट का कम्प्लेक्शन है, पेशेंट बहुत चिली पेशेंट है यानी ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, पेशेंट का जो पास्ट हिस्ट्री है जहाँ पे स्टिकी जो फ्लूइड निकलता था जो पेशेंट ने मुझे बताया, तो ये सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग सिम्टम है ग्रेफाइटिस के लिए। और पेशेंट का पेट साफ नहीं होता है, गर्म खाना गर्म चीज़ खाने से प्रॉब्लम बढ़ता है, जो कपड़ा पहनते थोड़ा ढीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स को और एक सिम्टम है, मेंटल सिम्टम ये था कि फैसला वो नहीं कर पाते हैं, यानी इनडिसाइसिव। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है उससे फैसला नहीं हो पाता है, और इस पेशेंट का अंदर भी यही चीज़ है, फैसला उससे नहीं हो पाता है। जो वाइफ या फिर घर के बड़े जो लोग बोलते हैं वही करते हैं, वो उनका फैसला वो कभी भी अपना फैसला कभी भी वो जाके करते नहीं है। जो फैसला करना होता है उन्होंने मुझे बताया था कि घर पे जो बड़े लोग हैं वही करते हैं, या उनका वाइफ से सलाह मशवरा कर लेते हैं, वो खुद कोई फैसला नहीं करते क्योंकि इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है बिल्कुल खराब है। ये ग्रेफाइटिस के पेशेंट का अंदर और एक मेंटल सिम्टम है। और एक सिम्टम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेफाइटिस का पेशेंट को स्वीट खाने की क्रेविंग बिल्कुल नहीं है। ग्रेफाइटिस, कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस, ये 3 मेडिसिन ऐसी है जो लोग स्वीट की क्रेविंग बहुत ज्यादा नहीं है, स्वीट इन लोग को ना मिले तो अच्छा है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट को तो मीट खाना भी पसंद नहीं है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर मीट की क्रेविंग नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मीट वो खाता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन स्वीट इनको बिल्कुल डिसएग्री है, स्वीट इनको पसंद नहीं है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए इस पेशेंट को मैं ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब किया था। ग्रेफाइटिस 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए, उसके बाद 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, उसके बाद 9, 10, 11, 12। हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि स्टार्टिंग का 1 मंथ में जैसे मैं इस पेशेंट को ग्रेफाइटिस दिया तो इस पेशेंट का जो सोरियासिस जो दब चुका था वो फिर से बाहर निकला, यानी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी जो चीज दब चुका था वो बॉडी उसको फिर से बाहर निकाल के फेंक रहा है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि अगर कोई स्किन डिजीज दबा हुआ है और हम लोग कोई एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं पेशेंट का सिम्टम्स को मैच करके, तो वो फिर से बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा, बॉडी उसको बाहर निकाल के फेंकेगी, उसके बाद ही आपका हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर हुआ, पहले 1 महीना में इस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहा। पहले 1 महीना में सिर्फ इनका बॉडी में जो गंदगी था वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद असल में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब इस पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इस पेशेंट को मैं कुछ ऑक्सिलरी मेजर्स के तहत इनको कुछ बताया हूँ, कुछ खाने के लिए बताया हूँ, कुछ व्यायाम सिखा दिया हूँ, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताया हूँ। ये सब पेशेंट फॉलो करेंगे तो इनको ये प्रॉब्लम अब दोबारा जल्दी नहीं आएगी। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया कि कैसे किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सा एंगल से हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये वीडियो आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। जो लोग ये बोलते हैं बार बार कि आप एक मेडिसिन का नाम नहीं बोल सकते, तो कैसे बोल पाएंगे? अगर इस पेशेंट से अगर मैं बात नहीं किया होता तो मुझे नहीं पता चलता कि इनका पास्ट हिस्ट्री में क्या चल रहा था, क्या इनको हुआ है, मुझे नहीं पता चलता। और इनको मैं कोई एक मेडिसिन नाम बोल दिया होता, उसी तरह जैसे कोई बोलता है एग्नेस कैस्टस ले लो, कैलाइडियम ले लो, मैं भी उनको यही बोल दिया होता। तो क्या इनका इन मेडिसिन से फायदा होता? मुझे आप बताइए। बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या होता एट लास्ट, फिर वो बोलते होम्योपैथी बेकार है, ये डॉक्टर बेकार है, मेरा नाम खराब होता, उन्होंने मुझे ये मेडिसिन खाने के लिए बताया। तो इसीलिए मैं लोगों को इस तरह से मेडिसिन का नाम मैं बोलता नहीं हूँ, अक्कड़ बक्कड़ करके मेडिसिन का नाम मैं लोगों को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरह मेडिसिन का नाम मैं बोलूंगा तो मेडिसिन फायदा करने के चांसेस कम है, नुकसान करने के चांसेस ज्यादा है, और मेरा नाम खराब होगा, होम्योपैथी का नाम खराब होगा बीच से। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये आपका मैटर है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।